ये कहानी हरिधाम नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल का इस दुनिया में उसकी बेटी मीरा के अलावा कोई नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले उसके पत्नी का देहांत हुआ था। पत्नी के देहांत के बाद रामलाल को अपनी बेटी की परवरिश और घर चलाने की जिम्मेदारी अकेले ही निभानी थी। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करके किसी तरह से अपने और अपने बेटी के लिए जरूरी साजो सामान का इंतजाम करता था। ये उस समय की बात है जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। गांव में सभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण रामलाल के पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं था। उसके पास जो बचे कुचे पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। रामलाल के पैसों के परेशानी के कारण उसने कुछ समय से मीरा के स्कूल की फीस भी नहीं भरी होती है। इसी चिंता से रामलाल घर के बिस्तर पर परेशान होकर बैठा होता है। तभी उसे परेशान देख उसकी बेटी मीरा उसके पास आती है। क्या हुआ पिताजी? आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटी, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं पिताजी, कोई परेशानी तो है, मुझे बताइए क्या हुआ है। कुछ नहीं बेटी, बस तुम तो जानती हो कि इस साल सूखा पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है और मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वो भी खत्म होने को है। इसीलिए अगली फसल तक घर किस तरह चलाऊं, ये चिंता मुझे खाए जा रही है। पिताजी आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपकी मदद के लिए मैं भी कोई काम कर लेती हूँ। नहीं बेटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ करता हूँ। पिताजी इस मौके पर बोलना सही नहीं है, परंतु स्कूल के हेडमास्टर फीस के लिए बोल रहे थे। हाँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह कल परसों तक तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं कल हेडमास्टर को कह दूंगी कि आप आज कल में फीस भर देंगे। फिर वहाँ से मीरा अपने कमरे में चली जाती है। मीरा को बोल तो दिया है कि कल परसों तक उसकी स्कूल फीस भर दूंगा, पर मेरे पास तो कल के राशन भर के पैसे नहीं हैं। इसी चिंता से परेशान होकर रामलाल अपने घर में टहलने लगता है। टहलते टहलते वो अचानक रुक जाता है। लगता है इस बार मुझे धनीराम सेठ के पास से पैसे सूद पर लेने पड़ेंगे, वरना मैं ना तो घर का खर्च चला पाऊंगा और ना ही मीरा की स्कूल की फीस भर पाऊंगा। हाँ, मेरे पास अब बस यही एक जरिया बचा है, कल सुबह ही जाकर सेठ से मिलता हूँ। धनीराम सेठ एक नंबर का लालची और ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें सूद पर पैसे देता है। और जब गांव वाले उसके किसी कारण पैसे नहीं चुका पाते, तो वो उनकी खेती की जमीन और घर उनसे छीन लेता था। अगली सुबह रामलाल धनीराम के घर पहुंच जाता है। नमस्ते सेठ जी। हाँ बोलो रामलाल, क्या हुआ? आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप तो जानते हो कि गांव में इस बार सूखा पड़ा है, जिस कारण मेरी पूरी फसल खराब हो चुकी है और खेती के अलावा मेरे पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है। और अब ऐसी हालत हो गई है कि मेरे पास घर खर्च चलाने भर के पैसे नहीं हैं। इसीलिए आपके पास आया हूँ, ताकि आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो अच्छा होता। मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देखो भाई रामलाल, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, पर तुम तो जानते ही रहोगे मेरे बारे में, मैं उसूलों का पक्का हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा घर और खेती की जमीन दोनों अपने नाम कर लूंगा। धनीराम सेठ की ये बात सुनकर रामलाल सोचने लगता है। सेठ से पैसे ले तो लूंगा, पर अगर वो नहीं चुका पाया तो ये सेठ मेरी खेती की जमीन और घर दोनों मुझसे छीन लेगा। पर अगर इनसे पैसे नहीं लूंगा तो मीरा की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? क्या हुआ रामलाल, तुमने क्या सोचा? तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? चाहिए सेठ जी, मुझे अभी इन पैसों की बहुत जरूरत है। सेठ उसे पैसे दे देता है। धन्यवाद सेठ जी, मेरे पास पैसे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपके वैसे वैसे सारे पैसे चुका दूंगा। वो सब तो ठीक है, पर मेरी बातें याद रखना कि अगर तुम पैसे नहीं चुका पाओगे तो मैं तुम्हारा घर और जमीन दोनों तुमसे अपने नाम करवा लूंगा। ठीक है सेठ जी। रामलाल फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर सबसे पहले वो अपने बेटी मीरा को बुलाता है। मीरा बेटी, यहाँ आना तो जरा। पिता की आवाज सुनकर मीरा वहाँ आती है। हाँ बोलिए पिताजी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटी, वो तुम कल स्कूल की फीस का बोल रही थी ना, वो मैं लेकर आया हूँ। पिताजी, पर कल आप बोल रहे थे कि आपके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, फिर आप ये कहाँ से लाए? बेटी, ये पैसे मैंने धनीराम सेठ के पास से सूद पर लिए हैं। पिताजी, पर वो सेठ तो पैसे देने के नाम पर लोगों की जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। हाँ बेटी, पर अभी के लिए हमें उनके अलावा दूसरा कोई और पैसे नहीं दे सकता था, और फिर तुम्हारे स्कूल की फीस भरनी भी जरूरी थी, इसीलिए मैं उनके पास से पैसे ले आया।
पर पिताजी, हमारे पास एक छोटी सी जमीन है और एक ये घर है। कहीं सेठ ने हमसे ये भी छीन ली तो हम क्या करेंगे? बेटी, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने सेठ से तुम्हारे स्कूल के फीस से थोड़े ज्यादा पैसे लिए हैं। उन पैसों से मैं सब्जी मंडी से सब्जियां लाकर बेचना शुरू कर दूंगा, और जैसे जैसे पैसे जमा हो जाएंगे वैसे वैसे सेठ के सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है पिताजी, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन से रामलाल सब्जी मंडी से सब्जी लाकर गांव के बाजार में बेचना शुरू कर देता है। ताजी ताजी सब्जियां ले लो। रामलाल के यहाँ कुछ ही देर में ग्राहक आने लगते हैं। धीरे धीरे उसके ठेले की सब्जियां खाली होने लगती हैं। रामलाल जब सब्जियां बेच रहा होता है, उसी वक्त वहाँ श्याम बाजार में घूम रहा होता है। श्याम भी रामलाल की तरह गांव में किसानी के अलावा कुछ नहीं करता था, पर श्याम के पास रामलाल से कई ज्यादा जमीन थी, जिस कारण यदि कोई साल उसकी फसल बर्बाद हो भी जाती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसे गांव के और किसानों की जमीन खरीदने की आदत थी। श्याम जब रामलाल को सब्जी बेचता देखता है तो वो सोचता है, लगता है इस बार के सूखे ने रामलाल की हिम्मत तोड़ दी है, इसीलिए तो वो खेती छोड़ सब्जी बेच रहा है। यही सही मौका है, एक बार इसकी जमीन खरीदने की बात करके देखता हूँ, शायद वो मुझे बेच दे। फिर क्या था, श्याम तुरंत रामलाल के सब्जी के ठेले के पास पहुंच जाता है। अरे रामलाल भाई, तुम और सब्जी बेच रहे हो, क्यों खेती बाड़ी छोड़ दी क्या? क्या श्याम भाई, तुम भी मजाक कर रहे हो? तुम तो जानते हो इस साल के सूखे के कारण मेरी पूरी फसल खराब हो गई है, और अब अगले फसल के मौसम तक किसी न किसी तरह तो घर का खर्च चलाना पड़ेगा, तो लगा लिया सब्जी का ठेला। पर तुम तो कल तक रो रहे थे कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं, और अब सब्जी का ठेला लगा लिया, तो ये सबके लिए कहाँ से पैसे आ गए तुम्हारे पास? नहीं भाई, सच में मेरे पास तो घर के राशन तक के लिए पैसे नहीं थे, और ऊपर से मीरा के स्कूल की फीस भी भरनी थी। तो धनीराम सेठ के पास से पैसे सूद पर ले लिया और मीरा की स्कूल की फीस भी भर दी, और कुछ पैसों से सब्जी का ठेला लगा दिया। रामलाल की ये बात सुनकर श्याम खुश हो जाता है, क्योंकि उसे रामलाल की जमीन खरीदनी थी, पर रामलाल उसे वो बेचने तैयार नहीं था। उसने सोचा, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इस रामलाल ने धनीराम से पैसे सूद पर लिए हैं। अब ये उसके पैसे चुका नहीं पाएगा, और फिर धनीराम इसकी जमीन इससे छीन लेगा, फिर वो जमीन मैं उससे खरीद लूंगा। रामलाल की ये बात सुनकर श्याम खुश तो था, पर वो रामलाल के सामने दुख जताने की कोशिश करता है। क्या कहा रामलाल भाई, तुमने धनीराम के पास से पैसे सूद पर लिए हैं, पर तुम तो जानते हो ना वो कितने ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं। वो तुम्हारी जमीन तुमसे छीन लेगा। हाँ भाई, मैं जानता हूँ, पर वो तो तब होगा ना जब मैं उनके पैसे नहीं दूंगा। मुझे पता है कि अब अगली फसल तक तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने सोचा कि तब तक सब्जी का ठेला लगा लेता हूँ। इससे जो मुनाफा होगा उसमें से कुछ पैसे घर खर्च में काम आएंगे, और कुछ मैं बचा बचा कर सेठ को वापस कर दूंगा। रामलाल की ये बातें सुनकर श्याम मन ही मन सोचता है, ये तो सही कह रहा है, इसकी सब्जी की दुकान तो अच्छी चल रही है, और अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो ये बहुत जल्द ही धनीराम के पैसे लौटा देगा, और अगर इसने धनीराम के पैसे लौटा दिए तो फिर मैं इसकी वो जमीन कैसे खरीदूंगा। श्याम थोड़ा परेशान तो हो जाता है, पर वो रामलाल के सामने कुछ जाहिर नहीं करता है। हाँ भाई, फिर तो सही है, मैं भी देखता हूँ, अगली फसल तक कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। श्याम रामलाल के सामने मीठी मीठी बातें करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर पहुंचकर श्याम रामलाल की जमीन हड़पने की नई तरकीब लगाता है। मेरे पास इतना अच्छा मौका था रामलाल की जमीन अपने नाम करने की, पर जिस तरह उसकी दुकान चल रही है फिर तो मैं वो जमीन नहीं ले पाऊंगा। एक काम करता हूँ, धनीराम सेठ से मिलकर रामलाल की जमीन अपने नाम करने की बात करके आता हूँ। फिर क्या था, श्याम वहाँ से धनीराम से मिलने उसके घर की तरफ निकल जाता है। श्याम धनीराम के घर पहुँचते ही उससे सीधे रामलाल के बारे में बात करता है। नमस्ते सेठ जी, क्या हाल है? अरे श्याम भाई, तुम यहाँ, और ये मुझे सेठ जी बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मुझे तो लगता है मुझे तुम्हें सेठ मुझसे ज्यादा जमीन तो तुम्हारे पास होगी। कहा धनी भाई, बस गिन चुनकर 5-10 होंगी। भाई तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे वो मुहावरा याद आ गया। कौन सा मुहावरा भाई? भाई वही बोलते हैं ना, हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग। बस भाई मजाक छोड़ो, मैं तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आया था। बोलो भाई, क्या काम था? मैंने सुना है उस रामलाल ने तुमसे पैसे सूद पर लिए हैं। हाँ भाई, अभी कल ही तो लेकर गया वो मुझसे पैसे। क्यों, नहीं देना था क्या? उसे तुमने बताया था ना कि अगर वो तुम्हारे पैसे नहीं लौट आएगा तो तुम उसकी जमीन अपने नाम करवा लोगे। हाँ, मैंने उसे पैसे देने से पहले और पैसे देने के बाद अच्छे से समझा दिया था कि अगर उसने मुझे पैसे समय से नहीं लौटाए तो मैं उसकी खेती की जमीन के साथ साथ
उसका घर भी अपने नाम कर लूंगा। ये बहुत सही किया तुमने। क्या हुआ श्याम भाई, कहीं तुम्हें उसकी जमीन तो नहीं चाहिए? हाँ भाई, तुम एकदम सही समझे, मुझे उसकी जमीन चाहिए थी। मैंने कई बार उसे वो मुझे बेचने का प्रस्ताव दिया था, पर वो हमेशा मना कर देता था। पर इस बार अच्छा मौका है उसकी जमीन अपने नाम करवाने का। तो अब तो तुम्हें उससे उस जमीन की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका मालिक मैं बन जाऊंगा। तो फिर सीधा मुझसे बात करो उस जमीन की। नहीं भाई, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें अपनी जमीन इतनी आसानी से नहीं देगा, मैं जानता हूँ उसे। क्या बात कर रहे हो भाई, इस बार तो सूखा पड़ चुका है और अगली फसल की तैयारी करने में अभी बहुत समय है, तो वो मुझे पैसे कैसे चुका पाएगा? मैंने भी जब सुना कि उसने तुमसे पैसे लिए हैं तो मुझे लगा मैं अब सीधा तुमसे जमीन खरीद लूंगा। पर उसने तुमसे जो पैसे लिए हैं उनसे गांव के बाजार में सब्जी का ठेला लगा लिया है, और मैं खुद देख कर आ रहा हूं, वो बहुत अच्छा चल भी रहा है। और अगर इसी तरह उसकी सब्जियां बिकी तो वो कुछ ही दिनों में तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर देगा। श्याम की बात सुनकर धनीराम भी थोड़ा चौंक जाता है। क्या कहा श्याम भाई तुमने? अगर ऐसा हुआ फिर तो उसकी जमीन और घर दोनों मेरे हाथ से चले जाएंगे। नहीं भाई, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और उसका घर भी, पर उसके बदले तुम्हें मुझे उसकी जमीन देनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है भाई, बताओ क्या तरकीब है? भाई, कोई बहुत बड़ी तरकीब नहीं है। तुम बस रामलाल से अपने पैसों का पूछते रहना, और जैसे ही वो कहे कि 2-3 दिनों में दे दूंगा तो फौरन मुझे बता देना। मैं उसके सारे पैसे चुरा लूंगा तो वो तुम्हें पैसे नहीं दे पाएगा, और अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो जमीन और घर तुम्हें देना पड़ेगा, और चुराए हुए पैसे भी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। इससे तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे भी मिल जाएंगे और घर भी। उसके बदले तुम मुझे उसकी जमीन दे देना। श्याम की तरकीब सुनकर धनीराम सोचता है, सही है, इसमें तो मेरा ही फायदा है। चोरी भी श्याम करेगा और मुझे मेरे पैसे भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ रामलाल का घर भी। मुझे मंजूर है श्याम भाई, मैं थोड़े थोड़े दिनों में रामलाल से पैसों के बारे में पूछता रहूंगा, और जैसे लगेगा कि उसके सारे पैसे जमा हो गए मैं फौरन तुम्हें बता दूंगा। फिर क्या था, श्याम वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन धनीराम रामलाल से मिलने बाजार जाता है। धनीराम जब रामलाल के ठेले के थोड़ी दूरी पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगी थी। इतनी भीड़ को देख धनीराम कहता है, सही कह रहे थे श्याम भाई, इस रामलाल की सब्जी की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे में तो वो मेरा सारा पैसा बहुत जल्द ही लौटा देगा। जैसे ही ठेले से कुछ लोग कम होते हैं, धनीराम रामलाल से मिलने पहुंच जाता है। और रामलाल भाई, तुम्हारी सब्जी की दुकान तो बहुत मस्त चल रही है। बस सेठ जी, जो भी कुछ है आपके वजह से है। नहीं राम भाई, तुम मुझे क्यों धन्यवाद कर रहे हो? तुम्हें पैसों की जरूरत थी, मैंने दिए बस, और तुम्हारे पास जैसे होंगे तुम तो मुझे वो लौटा ही दोगे ना। हाँ सेठ जी, मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे मैं वैसे वैसे आपके सारे पैसे लौटाता जाऊंगा। नहीं रामलाल भाई, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम थोड़े थोड़े पैसे मत देना, तुम्हारे पास जैसे ही पूरे पैसे हो जाए तो एक साथ में दे देना। ठीक है सेठ जी, ये भी सही रहेगा। फिर भी कितने दिन लगेंगे तुम्हें पूरे पैसे जमा करने में? सेठ जी, अगर ऊपर वाले की दुआ से सब सही चला तो 1 महीने में आपको आपके पूरे पैसे चुका दूंगा, सूद समेत। फिर तो बहुत सही रहेगा भाई। ठीक है, तो तुम काम करो, मैं चलता हूँ। फिर क्या था, धनीराम वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है और रामलाल अपनी दुकान संभालने में व्यस्त हो जाता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। रामलाल अपनी दुकान से बहुत मुनाफा कमाता है। अभी धनीराम को कुछ ही दिन हुए थे रामलाल से मिलकर, पर श्याम के तरकीब के हिसाब से वो फिर से रामलाल से मिलने पहुंच जाता है। और रामलाल भाई, क्या हाल है और दुकान कैसी चल रही है? सब बढ़िया है सेठ जी, और ऊपर वाले की दुआ से दुकान भी बहुत मस्त चल रही है। चलो फिर तो सही है, इसका मतलब तुम बहुत जल्द ही मेरे पैसे लौटा दोगे। हाँ सेठ जी, कुछ जमा हो गए हैं, कुछ बाकी है। जैसे हो जाएंगे आपको लाकर दे दूंगा, पर अब महीना नहीं लगेगा, शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है भाई, पर याद रखना पूरा एक साथ देना है। हाँ सेठ जी, पूरा एक साथ ही दूंगा। धनीराम वहाँ से चला जाता है, पर जाते वक्त रामलाल उसके साथ श्याम को देख लेता है, पर उसे अब तक इनके तरकीब के बारे में कुछ पता नहीं था। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। देखते देखते रामलाल कुछ ही दिनों में सारे पैसे जमा कर लेता है। अब बस उसे ब्याज के पैसे जमा करने थे। चलो, सेठ से जितने पैसे लिए थे वो तो जमा हो गए, बस अब 2-3 दिनों में बस ब्याज के पैसे जमा कर लेता हूँ, फिर सेठ के पैसे उन्हें वापस कर दूंगा। अगले दिन जब रामलाल अपने ठेले पर सब्जियां बेच रहा होता है, उसी वक्त वहाँ सेठ धनीराम पहुँच जाता है। अरे आइए सेठ जी, बोलिए कैसे आना हुआ? कुछ नहीं रामलाल भाई, बस बाजार के कुछ लोगों से पैसे लेने थे तो वही लेने आया हूँ।
और तुम्हारा ठेला भी पास में था, तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। और बताओ भाई, क्या हुआ, मेरे पैसे जमा हो गए या अभी समय लगेगा? धनीराम सेठ से फिर से अपने पैसों के बारे में पूछता देख रामलाल सोचता है। ये सेठ जी हर 3-4 दिन में बार बार एक ही सवाल पूछने क्यों आ जाते हैं? नहीं सेठ जी, आपके पूरे पैसे तो जमा हो गए हैं, बस ब्याज के पैसे बाकी है, वो भी 2-3 दिनों में हो जाएंगे। और पैसे जमा होते ही मैं खुद आकर आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। रामलाल की ये बात सुनकर धनीराम सोचने लगता है। चलो ये सही समय है, श्याम भाई को बोल देता हूँ ताकि वो इसके यहाँ चोरी कर ले। ठीक है रामलाल भाई, तो फिर मैं चलता हूँ, तुम्हारे पास पैसे जमा होते ही घर आकर दे जाना। धनीराम जब रामलाल की दुकान से जाता है तो इस बार वो धनीराम को फिर से श्याम के साथ देख लेता है और दोनों को फिर एक बार साथ देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगता है। ये हर बार जब भी सेठ जी मेरे यहाँ से जाते हैं तो हर बार उनको ये श्याम भाई कहाँ से मिल जाते हैं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, एक बार इन दोनों का पीछा करके देखता हूँ। फिर क्या था, रामलाल भी उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है। रामलाल की दुकान से थोड़ी दूरी पर आकर धनीराम और श्याम दोनों रुक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। उन दोनों से थोड़ी ही दूरी पर छुपकर रामलाल दोनों की बातें सुनने लगता है। क्या हुआ धनीराम भाई, और कितने दिन लगने वाले हैं इस रामलाल को पैसे जमा करने में? भाई तुम आज रात की तैयारी कर लो, रामलाल के घर से पैसे चुराने की, क्योंकि उसने रकम जमा कर लिया है, बस ब्याज के पैसे जमा करना बाकी है। क्या कह रहे हो धनीराम भाई, यानी रामलाल ने तुमसे जितना लिया था उतना पूरा जमा कर लिया? हाँ भाई, बस ब्याज के पैसे बाकी हैं। फिर तो सही है, मैं आज रात को उसके घर से सारे पैसे चुरा लूंगा और फिर आप उससे पैसे मांगने कल चले जाना। भाई पर उसने बोला है कि ब्याज के पैसे जमा करने 2-3 दिन लगेंगे, फिर कल कैसे मांगने चला जाऊं? तुम कल जाकर उससे पैसे मांगना और बोलना मुझे थोड़ा जरूरी है, मुझे चाहिए तो चाहिए, और मना करने लगे तब 1 दिन का समय दे देना और कहना अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो घर और जमीन मेरे नाम कर दे। 1 दिन में तो वो इतने पैसे जमा नहीं कर पाएगा और इस तरह वो खुद ब खुद परेशान होकर जमीन और घर आपके नाम करने राजी हो जाएगा। वाह भाई, क्या बात है, क्या दिमाग लगाया है तुमने। ठीक है, तो तुम आज रात की तैयारी करो, मैं कल की तैयारी करता हूँ। वही दूर खड़े रामलाल ने दोनों की सारी बातें सुन ली थीं। ये क्या, ये दोनों तो मिलकर मुझसे मेरी मेहनत की कमाई और घर जमीन हड़पने की साजिश कर रहे हैं। रामलाल को कुछ नहीं समझ रहा था, इसीलिए वो फौरन वहाँ से अपने घर पहुँच जाता है। रामलाल बहुत गहरी चिंता में अपने घर के बिस्तर पर बैठा होता है, तभी वहाँ उसकी बेटी मीरा आती है। क्या हुआ पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटी, एक परेशानी तो है। रामलाल अपनी बेटी मीरा को पूरी बात बता देता है जो उसने धनीराम सेठ और श्याम को एक दूसरे से कहते हुए सुना था। पिताजी, तो आपने कोई तरकीब सोची है क्या? नहीं बेटी, बस वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ सूझ ही नहीं रहा है। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब तो है जिससे सेठ भी हैरान रह जाएंगे और श्याम काका भी। बताओ बेटी, क्या तरकीब है? मीरा अपने पिता को सारी तरकीब समझा दे और मीरा की तरकीब सुनकर रामलाल उसकी बहुत तारीफ करने लगता है। वाह बेटी, क्या खूब तरकीब लगाई है तुमने। अब देखो कल मैं कैसे दोनों को चौंका देता हूँ। फिर क्या था, रामलाल और मीरा दोनों अपने तरकीब पर काम करने के बाद खाना वगैरह खाकर सोने चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जब रामलाल अपने कमरे में सो रहा होता है, उसी वक्त श्याम धीरे से उसके कमरे में आकर उसके अलमारी से सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह श्याम सारे पैसे लेकर धनीराम के पास पहुँचता है और सारे पैसे धनीराम को दे देता है। धनीराम भाई, अपने तरकीब के हिसाब से मैं सारे पैसे लेकर आ गया हूँ। अब तुम सीधा उस रामलाल के पास पहुँच जाओ और अपने पैसे मांगो, और अगर रोने धोने लगे तो 1 दिन का समय दे देना, और याद रहे उसको ये भी बोल देना कि अगर तुम कल तक पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमीन और घर अपने नाम कर लूंगा। हाँ भाई, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, मैं अभी जाकर उस रामलाल को थोड़ा डरा कर आता हूँ और उसको ये बात भी बोल दूंगा। फिर क्या था, धनीराम उसके घर से रामलाल के घर के लिए निकल जाता है। यहाँ धनीराम रामलाल के घर के लिए निकलता है और वहाँ रामलाल के घर पर रामलाल और मीरा सेठ का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या हुआ पिताजी, अब तक सेठ जी आए नहीं? हाँ बेटी, मैं भी तो उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अगर कोई गड़बड़ हुई होगी तो भी हम उससे निपट लेंगे। हाँ बेटी, बात तो तुम्हारी सही है। अभी रामलाल और मीरा आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ धनीराम आ जाता है और धनीराम को देखकर मीरा अपने कमरे में चली जाती है। अरे सेठ जी, आप यहाँ अचानक, क्या हुआ, कोई काम था क्या? नहीं रामलाल भाई, मैं तो मेरे पैसे वापस लेने आया हूँ।
मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया था तो सोचा तुमसे लेता जाऊं। सेठ जी, पर मैंने कहा था ना कि 1-2 दिन और लग जाएगा मुझे पूरे पैसे देने में। हाँ मुझे पता है, पर मुझे सारे पैसे आज चाहिए। मैंने बताया ना मुझे थोड़ा जरूरी काम है। सेठ जी, आप जरा यही रुकिए, मैं एक बार देखता हूँ मेरे पास कितने पैसे हुए हैं। अगर पूरे हो गए होंगे तो मैं लेकर आता हूँ। रामलाल वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और धनी राम वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद रामलाल दौड़ता हुआ अपने कमरे से आता है। सेठ जी, एक समस्या हो गई है। समस्या? कैसी समस्या हो गई है रामलाल भाई? सेठ जी, मैंने सारे पैसे अपने कमरे के अलमारी में रखे थे। लगता है किसी ने सारे पैसे चुरा लिए हैं। क्या कहा रामलाल भाई? पैसे चुरा लिए हैं? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ताकि मुझे पैसे ना देने पड़े? नहीं सेठ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। सच में मैंने सारे पैसे अपने कमरे के अलमारी में रखे थे और मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। आज नहीं तो कल मुझे आपको आपके पैसे तो लौटाने ही पड़ेंगे ना। धनी राम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है। चलो सही है, सब श्याम भाई के तरकीब के अनुसार हो रहा है। अब इसको थोड़ा और डराकर कल तक की मोहलत देकर यहाँ से निकलता हूँ। देखो रामलाल भाई, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। मुझे मेरे पैसे चाहिए और अगर तुम अभी नहीं दे सकते तो मैं कल सुबह आ जाता हूँ, पर कल मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। और अगर तुम कल मुझे मेरे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें कल तुम्हारा ये घर और तुम्हारी खेती मेरे नाम करना होगा। धनी राम की ये बात सुनते ही दूसरे कमरे से मीरा निकल कर आती है। क्या हुआ पिताजी, कहीं आप सेठ जी के पैसे तो नहीं ढूंढ रहे थे अपने कमरे में? हाँ बेटी, मैं वहीं ढूंढ रहा था अपने कमरे में, पर लगता है रात को किसी ने अलमारी से सारे पैसे चुरा लिए हैं। पिताजी, शायद आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, क्योंकि आपने तो सारे पैसे मुझे दिए थे रखने के लिए। ये लीजिए, पैसे और दे दीजिए सेठ जी को। अरे हाँ बेटी, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुम आज घर पर ही हो, वरना मैं तो सेठ जी को पैसे दे ही नहीं पाता। ये लीजिए सेठ जी, आपके सारे पैसे ब्याज के साथ है, एक बार गिन लीजिएगा। रामलाल धनी राम को उसके पैसे दे देता है। रामलाल के पैसे देते ही धनी राम सोचने लगता है, ये कैसे हो गया? रामलाल के सारे पैसे तो श्याम भाई ने चुरा कर मुझे लाकर दे दिए थे, तो ये रामलाल कहाँ से पैसे लेकर आ गया? क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हो? यही ना कि मैं ये पैसे कहाँ से लेकर आ गया। रामलाल की ये बात सोचकर धनी राम चौंक जाता है। सेठ जी, चौंकिए मत, मैं सब जानता हूँ। आप और श्याम भाई ने मेरी जमीन हड़पने के लिए क्या क्या तरकीब लगाई है, पर आप लोगों की नसीब फूटी समझिए या मेरी अच्छी किस्मत, जो भी हो, मैंने कल आप दोनों की बात सुन ली थी और मेरी बेटी की तरकीब की वजह से रातों रात आप दोनों को चौंकाने का सारा इंतजाम कर लिया था। सेठ जी, श्याम भाई ने जो रुपए आपको लाकर दिए हैं वो सारे नकली हैं। फिर क्या था, धनी राम रामलाल से माफी मांगने लगता है। दोस्तों, इस तरह अपनी पूरी मेहनत से रामलाल ने धनी राम से लिए सारे पैसे जमा कर लेता है और वहीं उसकी बेटी मीरा की सूझबूझ से वह डूबने से बच भी जाता है।